आज हम भारतीय संविधान के अनुसूचियों के विषय में जानकारी हासिल करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं उनका अपना क्या महत्व है, उनका अपना क्या निहितार्थ है। जब भी हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में जो अनुसूचियों की संविधान संख्या थी, वो जो मूल संविधान में संख्या थी वो 8 थी, लेकिन आज कालांतर में इनकी संख्या क्या होती रही, बढ़ती रही। जो आज संख्या हमारे सामने आती है वो संख्या है 12। आज हमारे अनुसूचियों की संख्या भारतीय संविधान में कितनी है? 12 है। तो हम क्रमशः एक एक अनुसूची का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इन अनुसूचियों का अपना क्या भारतीय संविधान में महत्व है। जब हम प्रथम अनुसूची के रूप में देखते हैं तो प्रथम अनुसूची के रूप में क्या आता है? राज्य तथा राज्य केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। राज्यों का स्वरूप क्या होगा और हमारे केंद्र शासित प्रदेशों का स्वरूप क्या होगा, उनका नामकरण क्या होगा, इन सारी बातों को लेकर के उनका क्षेत्रफलीय विस्तार कैसा होगा। तो इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं राज्यों के विषय में और केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में हमें जब विस्तृत जानकारी हासिल करनी हो तो वो हम कहां से हासिल कर सकते हैं? वो हम कहीं ना कहीं अपनी प्रथम अनुसूची से हासिल कर सकते हैं। और जो हमारी दूसरी अनुसूची है वो वेतन और भत्ते को लेकर के है। दूसरी अनुसूची, दूसरे नंबर पर जो अनुसूची है वो वेतन और भत्ते को लेकर के है। इसमें भारत सरकार के वेतन और भत्ते के विषय में उपबंध किया गया है, जिसमें आप देखेंगे आपकी व्यवस्थापिका में जो काम कर रहे हैं उनके वेतन और भत्ते की यहां पर बात की जा रही है। यहां पर आपको राष्ट्रपति हो गए, आपके राज्यपाल हो गए और आपके लोकसभा तथा विधानसभाओं के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, आपकी राज्यसभा तथा विधान परिषद के सभापति, उपसभापति तथा आपके उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और साथ ही साथ जब आप बात करते हैं तो आपके नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन और भत्ते का उपबंध कहीं ना कहीं हमारी दूसरी अनुसूची में देखने को मिलता है। दूसरी अनुसूची में इन पदाधिकारियों के वेतन कितना होगा और उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं तथा भत्ते मिलेंगे, इन सब का विवरण कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है दूसरी अनुसूची के अंतर्गत। और जो तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची इन्हीं पदाधिकारियों को, इन्हीं व्यवस्थापिका के पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के विषय में विस्तृत विवेचना की गई है, विस्तृत स्थान दिया गया है, लिखा गया है पूरी तरीके से। यहां पर आप देखेंगे कौन कैसे शपथ लेगा, उनकी शब्दावली भी यहां पर लिखी गई है, पूरी तरीके से शपथ की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो ये किस अनुसूची में किया गया है? आपकी तीसरी अनुसूची में किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, आपके लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए और विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा विधान परिषद के सभापति उपसभापति हो गए, तथा साथ ही साथ आपके उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के शपथ की पूरी प्रक्रिया का वर्णन आपके अनुसूची 3 में देखने को मिलती है। कहां पर मिलती है? आपकी अनुसूची 3 में देखने को इसका पूरा विवरण मिलता है। और जब हम चौथी अनुसूची की बात करते हैं तो चौथी अनुसूची में कहीं ना कहीं राज्यसभा की सीटों के आवंटन की बात की गई है। किन राज्यों में कितनी सीटें होंगी, किन केंद्र शासित प्रदेशों में कितनी सीटें होंगी, इसका विस्तृत वर्णन हमारी चौथी अनुसूची में दिया गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी में जो विधानसभा की, यूपी में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो भारत के किन्हीं अन्य राज्यों से क्या हैं? सबसे ज्यादा हैं। भारत के किन्हीं अन्य राज्यों से सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें कहां पर हैं? आपकी यूपी में। उनकी संख्या कितनी है? 31 की संख्या में राज्यसभा सीटें यूपी में मौजूद हैं। तो इन राज्यसभा सीटों के आवंटन का अधिकार और उनके स्वरूप का वर्णन कहां से आपको देखने को मिलता है? तो आपकी चौथी अनुसूची में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। आपकी 5वीं और 6वीं अनुसूची में आपके जनजाति समाज, जो कि कहीं ना कहीं विकास की धारा से कहीं ना कहीं क्या हो गया है? पिछड़ गया है, और उनकी अपनी एक जीवन पद्धति है, अपनी संस्कृति है, अपनी एक अपना स्वरूप है, अपना परंपरागत उनका समाज है। तो कहीं ना कहीं हमारे संविधान निर्माता भारत के जनजाति समाज को लेकर के बेहद संवेदनशील थे, उनके विकास को लेकर के बेहद सजग थे। इसीलिए 6वीं, 5वीं और 6वीं अनुसूची कहीं ना कहीं हमारे जनजाति समाज को समर्पित है हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा। तो संविधान निर्माताओं ने बताया कि SC/ST क्षेत्रों तथा जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन किस प्रकार से होगा, उसका कैसा नियंत्रण होगा, इन सब का विवरण कहीं ना कहीं आपको 5वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। जो आपकी 6वीं अनुसूची है वो आपके
मिजोरम, आपकी त्रिपुरा तथा असम और मेघालय राज्यों के प्रशासन का स्वरूप क्या होगा, उसका स्थानीय प्रशासन क्या होगा, किस प्रकार से वहां के लोग अपने जीवन को चलाएंगे, किस प्रकार के प्रशासन और व्यवस्था के अंतर्गत रहेंगे, इसका वर्णन जो आपको मिलता है वो आपकी 6वीं अनुसूची में मिलता है। यहां पर रोमन में लिखा गया है 6 तो यहां पर 6वीं अनुसूची में आपको ये सब देखने को मिलता है। असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, इन राज्यों में स्थानीय स्वशासन कैसा होगा इसका विवरण यहां पर देखने को मिलता है। क्योंकि ये जनजातीय समाज है तो इनके साथ ज्यादा छेड़छाड़ भी नहीं की जा सकती, इसीलिए राष्ट्रपति और आपके राज्यपाल समय समय पर आवश्यकता अनुसार इनको दिशा निर्देश देते रहते हैं और ये स्थानीय स्तर पर अपना कोई कानून बना सकते हैं और उन्हें लागू भी कर सकते हैं। इस पर भारत सरकार इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी। तो इस आधार पर आपकी 6वीं अनुसूची में इसका पूरी तरीके से विवरण दिया गया है। और जो आपकी 7वीं अनुसूची है उसमें शक्तियों के विभाजन को लेकर के बात की गई है, विषयों के विभाजन को लेकर के बात की गई है। इसमें जब हम देखते हैं शक्तियों की विभाजन की जो बात होती है, अर्थात जो विषय काम करने की जो पावर है, किन विषयों पर किसकी है, किस पर राज्य की है, किस पर केंद्र की है, किस पर दोनों की, केंद्र और राज्य दोनों की है, तो यही क्या होती है, पावर होती है किसी सरकार की। तो ऐसे में हम देखते हैं जो विषय हैं उन विषयों को हमारे मूल संविधान में कितनी संख्या संघ को दी गई थी, कितनी राज्य को दी गई थी और कितनी समवर्ती सूची में दी गई थी, आज उनका स्वरूप क्या है, तो इसे हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। तो हम देखते हैं जो हमारा मूल संविधान था उसमें जो विषयों की संख्या थी, उसमें जो विषयों की संख्या थी वो क्या थी, वो विषयों की संख्या आप देखेंगे तो यहां पर 97 विषय आपके संघ सूची के थे और आपके 66 विषय आपके कहां पर थे, राज्य सूची पर थे, और वहीं पर आपके 47 विषय कहां पर थे, आपकी समवर्ती सूची में थे। तो आपको 97, 66 और 47 इस प्रकार से हमारे मूल संविधान में ये सारे विषय शामिल किए गए थे। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे इनकी संख्या में परिवर्तन होता गया, इनमें कुछ विषय जुड़ते और घटते चले गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं 100 विषय आज हमारी संघ सूची में हैं, और जब हम राज्य सूची की बात करते हैं 61 विषय कहाँ पर हैं, हमारी राज्य सूची के विषय में हैं, और वहीं पर 52 विषय कहाँ पर हैं, हमारी समवर्ती सूची में हैं। तो ऐसे में हम देखते हैं हमारी संघ सूची के विषय कहीं ना कहीं बढ़ गए हैं और हमारी राज्य सूची के विषय कहीं ना कहीं घट गए हैं, और समवर्ती सूची के विषय यहाँ पर आपको क्या दिखेंगे, बढ़े हुए दिखाई देते हैं। तो इनकी संख्या को लेकर भी कभी न कभी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसे हम बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि हमारी जो 7वीं अनुसूची है वो विषयों को लेकर, शक्तियों के विभाजन को लेकर के बातचीत करती है संघ और राज्यों के मध्य, संघ और राज्यों के बीच में। और जो हमारी 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं के विषय में बातचीत करती है। हमारे मूल संविधान में जो अनुसूची थी 8वीं अनुसूची, उसमें कितनी भाषाएं थी, उसमें जब हम भाषाओं की बात करते हैं, भाषाओं की संख्या को लेकर के बातचीत करते हैं, तो उसमें कुल 14 भाषाएं थी। लेकिन अब उन भाषाओं की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। वहीं पर जब आप देखते हैं मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। तो क्रमशः धीरे धीरे उसमें भाषाओं की संख्या जुड़ती गई, तो अब भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। आप देखेंगे तो 1967 में आपकी कौन सी भाषा जुड़ी है, सिंधी भाषा इसमें आकर के जुड़ती है। और जब आप बात करते हैं 1992 की, 1992 में कौन सी भाषा आकर के जुड़ी हुई है, तो आप देखेंगे इसमें आकर के जुड़ी हुई आपकी मणिपुरी आकर के जुड़ी हुई है, मणिपुरी आकर के जुड़ी हुई है, डोंगरी आकर के जुड़ी हुई है। और कौन सी भाषा शामिल की गई है, आपकी जो अगली भाषा शामिल की गई है वो नेपाली भाषा शामिल की गई है। तो इस प्रकार से भाषाओं की संख्या निरंतर रूप से क्या होती रही है, बढ़ती रही है। और वहीं पर हम जब देखते हैं सन 2004 में अन्य भाषाओं को भी इसमें शामिल किया गया, जिसमें आप देखेंगे उन भाषाओं को संथाली भाषा के रूप में, मैथिली भाषा के रूप में, और आपकी कौन सी भाषा के रूप में, आपकी नेपाली भाषा के रूप में, संथाली भाषा के रूप में, और आपकी बोडो भाषा के रूप में, तथा आपकी डोगरी भाषा के रूप में। यहाँ पर आपको भाषाएं क्या मिलेंगी, बढ़ी हुई संख्या में आपको दिखाई देंगी। ये आपकी डोगरी नहीं, ये आपकी कोंकण भाषा है। कौन सी भाषा है, कोंकण भाषा है। और सन 2004 में कौन कौन सी भाषा शामिल की गई, संथाली भाषा शामिल की गई। कौन सी भाषा, संथाली भाषा शामिल की गई है। सन 2004 में कौन सी भाषा शामिल की गई है, संथाली भाषा शामिल की गई है।
और आपकी मैथिल भाषा शामिल की गई है। ये कहां पर बोली जाती है मैथिल भाषा? आपके बिहार में बोली जाती है। संथाली आपके कहां पर बोली जाती है? संथाल प्रांत झारखंड और एमपी के इलाके में बोली जाती है। और आपकी जो अगली भाषा है बोडो भाषा है। बोडो भाषा ये नॉर्थ ईस्ट के बोडो जनजाति के द्वारा बोली जाती है। इसे आपकी 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और जो चौथी भाषा के रूप में यहां पर आप देखते हैं, चौथी भाषा के रूप में आपकी जो भाषा शामिल की गई है और डोगरी भाषा शामिल की गई है। और ये डोगरी भाषा आपके जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है। कहां पर बोली जाती है? जम्मू एंड कश्मीर JNK में बोली जाने वाली भाषा है। आपके जो राजा हरि सिंह थे वो भी क्या थे? उस डोगरा पर क्षेत्र के थे, डोगरा भूमि के थे। इसीलिए उन्हें क्या कहते थे? वहां के लोग डोगरा सम्राट कहते थे, डोगरा की राजा कहते थे। तो ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे जम्मू एंड JNK में कहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है? डोगरी भाषा बोली जाती है। और जो आपका 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची की जब हम बात करते हैं तो आपकी 9वीं अनुसूची में जो विषय शामिल किए गए हैं वो भूमि सुधार संबंधी एक्ट इसमें शामिल किए गए हैं। कौन से एक्ट? भूमि सुधार संबंधी एक्ट इसमें शामिल किए गए हैं। और ये 1991 में, कितने में? 1951 में इस सूची का निर्माण किया गया। क्योंकि भूमि सुधार एक्ट जब आया हुआ था तो इससे बहुत सारे लोगों की जमीनें जा रही थी, तो वो लोग न्यायालय में जाकर के अपना वाद दायर कर रहे थे कि हमारी जमीनें हमसे ना छीनी जाएं, इस विषय पर कानून ना बनाया जाए, ऐसा वो लोग बातचीत कर रहे थे। और ये विषय क्या था? बेहद संवेदनशील था। ऐसे में न्यायालय को इस पर विचार करना पड़ता। इसीलिए इसे किस में डाल दिया गया? 9वीं अनुसूची में डाल करके। और इसके साथ एक उपबंध जोड़ दिया गया, इस पर कोई न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। न्यायिक समीक्षा इस पर नहीं हो सकती, इस पर कोई न्यायालय इस पर सुनवाई नहीं कर सकता। भूमि सुधार कानून देश की आवश्यकता थी और इसे लागू ही करना पड़ेगा, क्योंकि भूमि का वितरण क्या करना था? समान करना था। भारत सरकार की ये मंशा थी, भूमि में सुधार करना था, उसकी हदबंदी करनी थी, उसकी चकबंदी करनी थी। तो भूमि सुधार कानून को कहां पर डाल दिया गया? 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया, जिससे कि 9वीं अनुसूची में जो भी विषय डाले जाते थे उस समय तो उस पर क्या होता था? न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी, उसका न्यायिक पुनर्विलोकन, उसकी न्यायिक समीक्षा न्यायालय में नहीं हो सकती थी। न्यायालय उसके तार्किकता पर बातचीत नहीं कर सकता था, सीधा खारिज हो जाती थी रीट। तो इस आधार पर इसे शामिल किया गया। लेकिन केशवानंद बनाम भारती जो निर्णय आया 1973 में, उसके बाद इसमें परिवर्तन आ गया है। आज 9वीं अनुसूची में भी जो विषय हैं उस पर भी न्यायालय कहीं ना कहीं सुनवाई कर सकता है, न्यायालय उसकी भी समीक्षा कहीं ना कहीं कर सकता है। अर्थात कि आज 9वीं अनुसूची न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है, आज वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आ चुकी है। 1973 के बाद जो भी विषय डाले गए हैं उसका क्या कर सकती है? वो न्यायिक समीक्षा कर सकती है। यहां पर हमें स्पष्ट रूप से इस व्यवहारिक स्तर पर इस बात को समझ लेना है। और जो हमारी अगली अनुसूची है वो अनुसूची है दल बदल को लेकर के आई थी। क्योंकि भारत में लोकतंत्र स्वतंत्रता के बाद से काफी समय तक एक ही पार्टी की सरकारें रहीं, इसमें दल बदल का कोई ज्यादा सवाल नहीं उठता। लेकिन उसके बाद से जब इंदिरा गांधी का ईरा समाप्त हो जाता है, उसके बाद से हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा भारत में दल बदल हो रहा था। इस राजनीतिक दल के व्यक्ति सरकार बनाने के चक्कर में उसमें जा रहे थे, पार्टी में जा रहे थे, उस राजनीतिक दल के दल उस पार्टी में जा रहे थे। इस तरीके से पार्टियों को सरकार चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया था, बहुमत हासिल करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। ऐसी अवस्था में राजीव गांधी जी ने एक कानून बनाया जिसे हम दल बदल विरोधी कानून के रूप में जानते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि दल को परिवर्तित करता है, दल को बदलता है, तो उसकी सदस्यता क्या हो जाती है? निरस्त हो जाती है। उसे पुनः कहां पर जाना पड़ेगा? उपचुनाव में जाना पड़ेगा। हमारा दल बदल विरोधी कानून ऐसा क्या करता है? प्रबंध करता है। यह दल बदल विरोधी कानून कब आया? ये आया 1985 में। 1985 में यह दल बदल विरोधी कानून आया और 10वीं अनुसूची के रूप में इसे हमारे संविधान में क्या दिया गया? जगह दिया गया। और लेकिन 91वें संशोधन के अनुसार इसमें अब जो स्वरूप हमें सन 2003 में देखने को मिलता है, सन 2003 में 91वें संशोधन के दौरान दल बदल किया जा सकता है, लेकिन 1/3 1/3 सदस्य किसी भी पार्टी के
आने चाहिए तब उनकी सदस्यता निरस्त नहीं होगी। अगर इससे कम 1/3 जो संपूर्ण सदस्य हैं उस दल के निर्वाचित होकर के आए हैं, उससे कम 1/3 से कम यदि सदस्य दूसरी पार्टी में जाकर के शामिल होते हैं तो उन्हें उपचुनाव का सामना करना पड़ेगा। और इससे ज्यादा सदस्य यदि शामिल करते हैं 1/3 या 1/3 से ज्यादा, तो उन्हें उपचुनाव का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो सरकार में शामिल हो सकते हैं। ठीक, तो ऐसा हम यहां पर देखेंगे। जो हमारी 11वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची के बाद जो हमारी 11वीं अनुसूची है, पंचायती राज अधिनियम की बात करती है, पंचायतों के सुदृढ़ीकरण की बात करती है, पंचायतों के अधिकार, उनके उत्तरदायित्व की बात करती है कि हमारी पंचायतों के पास कौन कौन से अधिकार होंगे, उनके उत्तरदायित्व क्या होंगे, उनके आय के स्रोत कौन कौन से होंगे। इन सब का विवरण कहीं ना कहीं हमारी 11वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। और 11वीं अनुसूची हमारे संविधान में बाद में जोड़ी गई 1992 में। 1992 में 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इस अनुसूची को भारतीय संविधान का क्या बनाया गया? हिस्सा बनाया गया। इस अनुसूची को क्या बनाया गया? भारतीय संविधान का हिस्सा बनाया गया। और ये कब बनाया गया? 1992 में। कब बनाया गया? 1992 में 73वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसे क्या कर दिया गया? भारतीय अनुसूची का एक विषय बनाया गया। और जो हमारी 11वीं अनुसूची है वो है नगरीय निकाय को लेकर के, नगर पालिकाएं, नगर निगम, इन सब के अधिकार क्या होंगे और उनके अपने विषय क्या होंगे, इन सब का विवरण आप कहां पर देखने को मिलता है, और चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, इन सब का विवरण आपको आपकी 12वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। यह भी 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, कौन से? 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1992 में भारतीय अनुसूची में इसे शामिल किया गया, भारतीय संविधान का एक हिस्सा बनाया गया। इस आधार पर आप देखते हैं आपकी ये जो 12वीं अनुसूची है, इस तरीके से आपकी सारी अनुसूचियां क्या हो जाती हैं? कंप्लीट हो जाती हैं कहीं ना कहीं। यहां पर एक विषय और जानने की जरूरत है। आपकी जो पंचायती राज्य है इसमें 29 विषय शामिल किए गए हैं। पंचायती राज अधिनियम में कितने विषय शामिल किए गए हैं? 29 विषय शामिल किए गए हैं। और आपके नगरीय निकाय में कितने विषय शामिल किए गए हैं? 18 विषय शामिल किए गए हैं। इन 18 विषयों पर नगर निकायों को काम करना है और 29 विषयों पर किसको काम करना है? सब्जेक्ट्स पर किसको काम करना है? आपके पंचायतों को काम करना है। तो इस हिसाब से हमारी अनुसूची में इन सारे विषयों को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। अब यहां पर हम थोड़े समय के लिए अनुसूची के अर्थ को समझ लें तो बहुत ही जरूरी है ये हमारे लिए, हम जानें कि हमारी अनुसूचियां वास्तव में होती क्या हैं। तो ऐसे में हम देखते हैं, जब हम कोई किताब पढ़ते हैं, जब हम किसी विषय को पढ़ रहे होते हैं, तो लेखक अपने विचार को अभिव्यक्त कर देता है अपनी पूरी पुस्तक में। कोई विचार महत्वपूर्ण होता है, जो महत्वपूर्ण तो सारे विचार होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कई विचार अति महत्वपूर्ण होते हैं और उनकी विस्तृत वर्णन की बात होती है, उनकी लंबी व्याख्या की बात होती है। तो वहां पर जब आप देखेंगे तो परिशिष्ट या अनुसूचियां जोड़ दी जाती हैं। तो ये सारे विषय जो आपके 12 के 12 विषय बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय हैं, इनके विस्तृत वर्णन की आवश्यकता थी, इनकी विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता थी। अगर इनका विस्तृत व्याख्या हमारे अनुच्छेदों में की जाती तो हमारा संविधान वैसे ही 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, एक बड़ा संविधान था। अगर उसी संविधान में अनुच्छेदों में ही इनका वर्णन किया जाता तो हमारा संविधान और मोटा हो जाता। तो इन अनुसूचियों को एक तरह से उसमें क्या कर दिया गया है? क्लिपिंग कर दी गई है, उसके साथ जोड़ दिया गया है। और यही हमारे अनुसूचियों का क्या है? भावार्थ है। क्योंकि ये संवेदनशील विषय थे, इनकी लंबी व्याख्या की आवश्यकता थी, इसीलिए अनुच्छेदों में इनकी व्याख्या करते तो अनुच्छेदों का आकार बड़ा होता। इस कारण से इन्हें अनुसूचियों के माध्यम से इनकी विशद और व्यापक व्याख्या की गई है। तो ये हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां आपको देखने को मिलती हैं। जय हिंद, जय भारत।